हेलो जी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस डिज़ाइंस। जैसे हमने प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, उसकी इम्पोर्टेंस गिवन थी प्रोडक्ट डिज़ाइन की, लेकिन फर्स्ट पेपर में यहाँ के नोट्स में ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस डिज़ाइन। ये नोट्स पे अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं इसकी प्रेजेंटेशन आपको बना के सेंड कर रहा हूँ। अब सर्विस डिज़ाइन बेसिक पता ही आपको, अगर जैसे प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ये प्रोडक्ट कोई भी हम प्रोडक्ट को सेल करने की जो उसका न्यू प्रोसेस शुरू करते हैं उसको हम प्रोडक्ट डिज़ाइन बोलते हैं। सर्विसेज भी हैं, जब हम कोई सर्विसेज सोल्ड आउट करना चाहते हैं या प्रोवाइड करना चाहते हैं किसी भी कस्टमर को, तो उसके लिए हमें एक प्रोसेस होना चाहिए। उस प्रोसेस को हम सर्विस डिज़ाइन कहेंगे। सर्विस डिज़ाइन इंश्योर्स दैट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेवलप फॉर यूज़र एंड अ ग्रुप ऑफ परचेजिंग कस्टमर। मतलब परचेजिंग कस्टमर होगा, कोई खास शख्स होंगे जो आपकी सर्विस को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, रिसीव करना चाहेंगे। जस्ट लाइक जो बिग ब्रांड्स हैं वो उनके स्पेसिफिक कस्टमर ही हैं, और जो अनरेगुलर कस्टमर होते हैं वो बहुत कम रहते हैं। उनके रेगुलर कस्टमर या ब्रांड कॉन्शियस कस्टमर जो हैं उनके लिए वही उनकी परचेजिंग कस्टमर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डिलीवरी ऑफ वैल्यू। मतलब आपने ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करना है वो कस्टमर पे फोकस करना है, और कस्टमर्स के लिंक से उसी प्रोस्पेक्टिव से आपके ब्रांड की जो होगी गुडविल होगी, आपकी सर्विस से लोग यूज़ टू होंगे। नेक्स्ट है, अब आपने जो आपके यूज़र जो एक्सपीरियंस करते हैं या आपके कस्टमर जो एक्सपीरियंस करते हैं उनका फ़ीडबैक, तो वो फ़ीडबैक आपको हेल्प करता है कि आप किन चीज़ों में इम्प्रूव करना चाहिए, कहाँ पे आपको फर्दर फंक्शनिंग और चीज़ों को ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये यूज़र एक्सपीरियंस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को आप दूसरे लफ्ज़ों में फ़ीडबैक भी कहेंगे। अब है बैक स्टेज प्रोसेस। अब मोस्ट जो बैक स्टेज प्रोसेस होते हैं उनसे कस्टमर ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन उनको आप आगाही दोगे, उनको आप बताओगे कि आप पे ये प्रोसेस चलता कैसे है। जैसे सैमसंग है, वो अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वो अपने सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करता था कि कस्टमर को पता होगा इस प्रोडक्ट में बाकी प्रोडक्ट की निस्बत क्या डिफरेंस है, ये बनता कैसे है, और इसमें ऐसी क्या चीज़ है पर्टिकुलरली जो कि बाकी चीज़ों में या बाकी ब्रांड्स में या बाकी फ़ोन्स में अवेलेबल नहीं है। अब आगे है इंटरनल सर्विस। अब अगर आप कस्टमर अगर आपके बैक स्टेज प्रोसेस से तो ना होते, लेकिन उसके अंदर आपके उसके अंदर एक इंटरनल सर्विसेज भी हैं कि वो आप इंटरनली कैसे ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विस को लेके चलते हो। तो ये भी आपने कस्टमर को अपनी कंपनी की नेचर के बारे में कि इंटरनली हम सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करते हैं वो भी इंफॉर्मेशन हो। नेक्स्ट है एक्टिविटीज़ ऑफ टीम, कि टीम्स कैसे चलती हैं, आपके अंदर जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उनकी वर्किंग वो कैसे इसको फ्लो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे बैंकिंग सेक्टर है, हमें कब लोगों को बहुत कम लोगों को पता है कि बैंकिंग सेक्टर ऑपरेट कैसे होता है इंटरनली, क्योंकि उनको सिक्योरिटी बेसिस पे है तो इसलिए वो अपनी सर्विसेज को ओपन नहीं करते। लेकिन अगर हम बात करें उनके टीम वर्किंग की, तो इनमें ऑपरेशन टीम जो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीम होती है किसी बैंक के इंटरनल सेक्टर के वर्किंग के लिए, तो उन टीम्स की बेस पे ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे ऑपरेशन टीम हो गई, कस्टमर केयरिंग की टीम हो गई, कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर्स हो गए, उसके बाद आपके कैश फ्लो के सिक्योरिटीज़ के मामला को देखने वाले शेयर्स को, तो ये बैंक के अंदर ही सर्विसेज हैं जो कि टीम बेस करती हैं। अब इसके बाद है सिलो मेंटेलिटी। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपके अपर लेवल से एम्प्लॉयज़ तक फ्लो करनी चाहिए, ताकि आपके एम्प्लॉयज़ को पता हो कि हम जो फंक्शनिंग या कोई प्रोसेस कर रहे हैं उसका नेट जरिए पर्पज़ क्या है। अब इसमें सिलो मेंटेलिटी है। अ सिलो मेंटेलिटी इज़ अ रेगुलेंट टू शेयर इंफॉर्मेशन विद employees of different division in the same company. This attitude is seen as reducing the organization's efficiency and adverse contributing to a damaged corporate culture. तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ ड्रॉबैक के लिए कंसिडर होती है, और इस मेंटेलिटी के लिए ओन फंक्शन जो अपने ही डिपार्टमेंट के अंदर फंक्शन है वहाँ तक इसको लिमिटाइज किया जाए। अब नेक्स्ट है जी वर्क गो स्मूथली, कि आपकी जितना भी प्रोसेस है कस्टमर केयरिंग का वो स्मूथली चलना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि डिपार्टमेंट वाइज डिवीजन भी हो तो किसी किस्म की कोई भी चीज़ एक्सचेंजिंग में प्रोसेस में आपको डिस्टर्ब ना करे, और आप काम आपस में म्यूचुअली ऑर्गेनाइज्ड हो ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। विद सर्विस डिज़ाइंस, अब
सर्विसेज डिज़ाइन के अंदर ये भी देखा जाता है कि कंपनीज हमेशा अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को ही लेकर अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को ब्रांड बनाती हैं। नेक्स्ट है वैल्यू टू कस्टमर। अब कस्टमर्स को भी वैल्यू डिलीवर करनी है। एक तो वैल्यू आपने डिलीवर की ओवरऑल अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए, लेकिन आपने कस्टमर्स को भी ये सर्विस देनी है ताकि उसको ये फील हो कि मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में अपनी वैल्यू या अपनी जो ओनरशिप है या अपना जो चीज़ जिसकी मैं बाय कर रहा हूँ उसकी मुझे फीडबैक या उसका रिस्पांस या उसके रिज़ल्ट में मुझे कुछ कर देना पड़े ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो मेरा एक्सेप्ट करे। उसमें कोई कमी पेशी हो तो मुझे वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनसेट करे। और ये तमाम मकसद जो होता है वो कस्टमर ओरिएंटेड कंपनीज हैं, क्योंकि बेसिकली सर्विसेज डिज़ाइन जो है वो कस्टमर्स के लिए होता है। जैसे अगर हम किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल लें तो ये कस्टमर बेस ही है। तो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना, कस्टमर के एक्सपीरियंस का फीडबैक और ये तमाम काम जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करती है वो कस्टमर ओरिएंटेड कंपनीज बन